हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को शिक्षा में नवाचार, ये आपका बीटीसी में भी है, बीएड में भी है और बीए के थर्ड ईयर में भी है। तो नवाचार आप सबको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में लाया ही इसीलिए गया है पुरानी पद्धतियों को हटा के नई चीज़ों को शिक्षा में लाना, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अंतर्गत आपका सारे बालकों पे भी अध्ययन किया गया है कि किस तरह के बालक हैं, उनको किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। बुद्धि लब्धि के अलावा भी बालकों में और कौन कौन सी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से उन्हें किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, मानसिक की वजह से उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ले आइए देख लेते हैं सामान्य बालक कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पॉइंट में है, पहला है आमतौर पर सामान्य बालक स्वस्थ होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जैसे सीजनल अगर आ रहा है, उन्हें सीजनल कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुखार जुखाम, तो ये सीजनल चीज़ें हैं, इसे असामान्य की श्रेणी में नहीं लाएंगे, ये सामान्य में ही आएगा। तो ऐसे बालक स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट है, वे बिना किसी रुकावट के सामान्य श्रम वाले कार्य कर लेते हैं। उन्हें कोई भी श्रम वाले कार्य नॉर्मली करने को दिया जाता है तो सामान्य बालक कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट है, उनकी बुद्धि लब्धि प्रायः 90 और 110 के बीच होती है। बुद्धि लब्धि आप सबको पता होगा, जैसे 110 के बीच में सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक आते हैं, तो वो भी सामान्य बालक की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है, वो कक्षा कार्य और गृह कार्य भली भांति कर लेते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों में कक्षा कार्य और गृह कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे हैं तो होमवर्क दीजिए तो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, लेकिन सामान्य बालक थोड़ा इधर उधर करके अपने होमवर्क को कर लेते हैं। तो सामान्य बालक क्लासरूम में भी उनका ठीक रहता है, प्लस वो होमवर्क भी दिया जाता है वो भी टाइम से करके ला देते हैं। नेक्स्ट है, किसी बात को सीखने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं होती है, किसी भी चीज़ को नॉर्मली सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, परिवेश के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। उन्हें जैसा भी आसपास का माहौल, आसपास की चीज़ें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। ये सब सामान्य बालक होते हैं जो कि इन सारी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। लास्ट पॉइंट है, सामाजिक कार्यों में वो अपना सहयोग देते हैं, जो भी सामाजिक कार्य, क्योंकि बालक को भी पता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के वो सामाजिक कार्यों को किस तरह से कर सकता है। तो ये सारे आपके सामान्य बालकों की विशेषताएं हैं। तो जब सामान्य बालक ये हैं, तो असामान्य बालक कौन से होंगे, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, वो कितने प्रकार के होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो चलिए अब असामान्य बालकों की तरफ चलते हैं। तो पहले हम असामान्य बालकों की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा यहाँ हम ले लेते हैं क्रो और क्रो की, जिन्होंने कहा था असामान्य शब्द किसी विशेष या विशेषताओं से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करता है, वो सारे असामान्य की श्रेणी में आते हैं। असामान्य बालक, किसी एक बालक को नहीं कहेंगे कि इस कैटेगरी के बालक असामान्य कहे जाते हैं, नहीं, ये सारी वो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आने वाला हर वो बालक असामान्य की श्रेणी में आता है। जैसे शारीरिक रूप से अक्षम बालक, कुछ भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है, आँखों से कम दिखाई देना, पैर से प्रॉब्लम, हाथ से प्रॉब्लम, कोई भी शारीरिक त्रुटि उनके अंदर है तो वो असामान्य की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक, वे बालक जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, वो जो नई नई चीज़ों को खोजते हैं, वो भी असामान्य की श्रेणी में आएंगे। असामान्य का मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि केवल खराब ही खराब होता है, जो भी सही नहीं है वो असामान्य की श्रेणी में नहीं। असामान्य की श्रेणी में सामान्य से श्रेष्ठ और निम्न दोनों ही आएगा। सामान्य मीन्स बीच का होता है, असामान्य मीन्स या बहुत अच्छा या सामान्य से खराब, तो दोनों ही आएंगे, जिनमें ये आप देख लीजिए पॉइंट है, जो मंद बुद्धि वाले हों, सामान्य बुद्धि लब्धि से नीचे के हों, जो शिक्षा की दृष्टि से उत्तम हो, यानी जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत बेटर हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेता हो। नेक्स्ट, जो बाल अपराधी हो, जिन्होंने बचपन में कोई बाल अपराध किया हो, किसी को पीट देना या ऐसे बहुत से बाल अपराध, पेपर में आप आए दिन पढ़ते होंगे बाल अपराध की घटनाएं, उस पर भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी केवल हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, फिर हर एक पॉइंट पे हम आपको डीपली समझाएंगे। नेक्स्ट है, जो कुसमायोजित हो, जो समस्यात्मक हो। नेक्स्ट, जिनकी संवेदना अस्थिर हो। तो ये वो सारे बालक हैं जो असामान्य की श्रेणी में आते हैं।
चलिए आज हम आपको पहला पॉइंट पढ़ाएंगे, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं, उन्हें कैसे शिक्षा देनी चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं शारीरिक विकलांग बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। पहले शारीरिक विकलांगता है क्या वो देख लेते हैं। विकलांगता असंतुलन की वह स्थिति है जो व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उसे सामान्य व्यक्ति से भिन्न दिखाती है। यानी सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग बालक वैसे नहीं होते हैं। विकलांगता के क्या क्या कारण हैं, आइए वो देख लेते हैं। किन किन कारणों से बालकों में विकलांगता आती है। वंशानुक्रम, अगर उनके दादा परदादा दादी, वंशानुक्रम का मतलब ही ये है कि आपके ख़ानदान में कोई भी अगर विकलांग है तो उसका अंश आने वाली पीढ़ी में किसी भी बच्चे में हो सकता है। हर एक बच्चों में नहीं, लेकिन किसी भी बच्चों में हो सकता है। वंशानुक्रम आप लोग पढ़े भी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें वंशानुक्रम द्वारा एक दूसरे में जाती रहती है। तो उसी तरह विकलांगता भी पीढ़ी दर पीढ़ी बालकों में किसी न किसी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि बाप में वो विकलांगता हो तभी बेटे में हो, नहीं, वो किसी भी पीढ़ी में किसी को भी हुआ रहे वो विकलांगता तो बालक में हो सकता है। नेक्स्ट है अभिभावकों की अज्ञानता। अगर अभिभावक भी अज्ञान होंगे, उन्हें नहीं पता है कि बालक को कैसे रखना है, किस तरह से क्या क्या टीके लगवाने हैं, किस तरह से खान पान पे ध्यान देना है, तो भी बालक शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है। नेक्स्ट है, अब ध्यान दीजिएगा, तो भी शारीरिक रूप से बालक विकलांग हो सकता है, हम बोल रहे हैं, होगा ये नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सेंटेंस पे ध्यान दिया कीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप लोग तो बढ़ा के देख लेते हैं, उससे ये होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, आपको समझ में कुछ आता है। तो आप बहुत क्लियरली मेरे सेंटेंस को समझा कीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दुर्घटना द्वारा। कभी कभी दुर्घटना के कारण भी बालकों का शारीरिक विकलांगता बालकों में देखने को मिलती है। दुर्घटना की वजह से उनके हाथ पैर ये सब भी प्रभावित होता है, तो उससे भी विकलांगता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी बालकों में शारीरिक विकलांगता देखने को मिलती है। इन सारे कारणों से बालकों के अंदर शारीरिक विकलांगता आपको देखने को मिलती है। अब आइए ये देख लेते हैं कितने प्रकार की विकलांगता होती है, क्योंकि ये तो पता हो गया कि किन किन कारणों से बालकों के अंदर विकलांगता आती है या होती है। अब देखते हैं वो कितने प्रकार की शारीरिक विकलांगता होती है। पहला है चक्षु विकलांगता, मीन्स जो आँखों से नहीं दिखता है, अंधा व्यक्ति जो होता है या कम देखता है, उन्हें ये कहते हैं चक्षु विकलांग बालक। नेक्स्ट है श्रवण विकलांगता, जो कि कानों से कम सुनता है या बहरा होता है। नेक्स्ट है वाक विकलांगता, जो बोलने में हकलाता है या नहीं बोल पाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विरूपिता या अपाहिजता, में जो बालक अपाहिज होते हैं। तो ये सारे प्रकार हो गए हैं। अब हम आपको 1 बाय 1 करके प्रकार के बारे में बताएंगे, लेकिन वो सारे इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो आज हम केवल आपको चक्षु विकलांगता के बारे में ही बताएंगे और इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो अब तक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं चक्षु विकलांगता है क्या। जो बालक अपनी आँख से कुछ भी ना देख पाए वह चक्षुहीन या अंधा बालक कहलाता है। यानी वो कुछ भी नहीं देख पाता है, उसे हम चक्षु विकलांगता या अंधा बालक कह सकते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, हम बोले हैं ना कि पूरा नहीं होता है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि जो बिल्कुल नहीं देख पाता उसे इस श्रेणी में लाएं। वो भी 2 प्रकार के इसमें भी होते हैं। पहला है पूरी तरह से दृष्टिहीन बालक। ऐसे बालक जन्म से ही नहीं देखते हैं, यानी उन्हें पूरी तरह से कुछ भी नहीं दिखता है। जन्म से या किसी भी ऐसी दुर्घटना में वो पूरी अपनी आँखों की रोशनी खो चुके रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें इनके लिए विशेष विद्यालय सरकार द्वारा आयोजित किया गया उन पाठशालाओं में ऐसे बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आंशिक दृष्टि वाले बालक। आंशिक दृष्टि वाले बालक वो बालक होते हैं जिन्हें बगैर चश्मा नहीं दिखता है। आप बहुत से ऐसे बालकों को देखे होंगे कि जो मोटे मोटे चश्मा, एज भी कम होती है लेकिन वो मोटे चश्मा लगाते हैं और बिना चश्मे उन्हें दूरदृष्टि और पास
की भी चीज़ें नहीं साफ दिखती है, वो आएंगे। इस श्रेणी के बालक या उनकी आँखों से या उनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो कम देख पाते हैं, वो आते हैं आपका आंशिक दृष्टि वाले बालक। वो देखते तो हैं लेकिन उनकी दृष्टि थोड़ी वीक होती है नॉर्मल की अपेक्षा। अब दृष्टिहीनता के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से ये आँखों से कम दिखना या बिल्कुल नहीं दिखना, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो कारण आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संक्रमण रोग के कारण। किसी तरह का रोग उनको हुआ हो जिसके कारण उनकी आँखों की पूरी तरह से रोशनी चली गई हो या आंशिक रोशनी चली गई हो, वो किसी संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है चोट अथवा दुर्घटना से, कोई ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई हो, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो, या आपका विष का प्रभाव, किसी तरह का विषपान वो कर लिए हों या किसी तरह का विष उनके अंदर चला गया हो जिसकी वजह से भी उनकी आँखों की रोशनी कम या चली गई हो। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का प्रभाव। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण भी ये होता है कि बालकों को कम दिखाई देगा या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार के सामान्य नेत्र रोग। बहुत से ऐसे नेत्र रोग होते हैं जिनकी वजह से भी आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, नहीं दिखता है, कम दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, ये सारे, तो ये आपके सारे कारण हो गए हैं। तो ऐसे बालकों को क्या सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बालकों के लिए सरकार द्वारा विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। वहाँ इन बालकों को, जो कि पूरी तरह से दृष्टिहीन बालक हैं, अगर आंशिक हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें चश्मों के द्वारा दिख रहा है, तब वो सामान्य बालकों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से अगर जो बालक दृष्टिहीन है, उनके लिए वो खास विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, खास उपकरण की व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा बालक पढ़ता है। वो क्या है वो देख लेते हैं। दृष्टिहीन बालकों के लिए लिखित अभिव्यक्ति की दृष्टि से ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना के रखे हैं। ब्रेल लिपि होती ही है दृष्टिहीन बालकों के लिए। वो लिपि क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं दृष्टिहीन बालकों के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मेरे उस वीडियो में देखने को मिलेगी। उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ब्रेल लिपि बनाई गई है जिससे बालक जो दृष्टिहीन है वो बालक स्पर्श के द्वारा चीज़ों को समझें और जान सकें। यानी उनके पढ़ने का माध्यम ही वो शब्द हैं जिन्हें वो उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं। चक्षु विकलांगताओं को पढ़ना लिखना, सरल गणित, भूगोल आदि की शिक्षा विशेष प्रकार के उपकरणों से दी जाती है। हम बोले ना, उन्हें नॉर्मल विद्यालयों में नहीं पढ़ने दिया जाता है, उन्हें खास तरह के विद्यालय उनके होते हैं। उन विद्यालयों में कुछ खास उपकरणों के द्वारा बालक अपनी पढ़ाई पूरी करता है। तो ये चक्षु विकलांगता के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको श्रवण विकलांगता के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।